बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी हमेशा उसके पास जो भी कुछ होता उससे दूसरों की मदद क्या करती थी। उसी गांव में एक सपना नाम की लड़की थी। वह अमीर तो बहुत थी, लेकिन कभी किसी की कोई मदद नहीं किया करती थी। एक दिन माया स्कूल से आते समय एक बूढ़ी औरत को अपना लंच खिला रही थी। तभी वहाँ पर सपना लड़कियों के साथ खड़ी होकर माया का बहुत मजाक उड़ाती है। देखो देखो, यह माया गरीब कैसे इस बुढ़िया को अपना खाना खिला रही है। खुद को तो 2 समय का खाना मिलता नहीं है और इस बुढ़िया को खाना खिला रही है। मैं तो कभी अपनी किसी को एक चीज ना दूं और ये गरीब होकर कैसे अपना खाना बांट रही है। यह तो बिल्कुल पागल है, पागल। हाँ सपना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं यह गरीब दूसरों को अपनी चीज क्यों बांटती है, इसे क्या खुशी मिलती है। खुद तो इतनी गरीब है कि स्कूल को एक अच्छी यूनिफॉर्म पहनकर भी नहीं आ सकती। जूते तो देखो कैसे फटे हुए हैं और तुम तो कितनी अमीर हो, फिर भी तुम किसी को कुछ भी नहीं देती। तुम्हें पता है, इसलिए तो मैं अमीर हूँ कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं देती। अगर मैं ऐसी ही चीजें बांटती रहूं तो मैं इस माया की बच्ची की तरह गरीब नहीं हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह लड़कियां सपना के साथ मिलकर माया का बहुत मजाक उड़ा रही थी। जब बहुत देर हो जाती है तब माया उनके पास आती है और उनसे कहती है, तुम सब मिलकर मेरा मजाक तो उड़ा रही हो, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वह बूढ़ी अम्मा कितने दिन से भूखी थी। मैं तो सिर्फ शाम तक ही भूखी रहूंगी और मुझे शाम को दोबारा से खाना मिल जाएगा। अगर तुम मेरा मजाक न उड़ाकर ऐसे ही लोगों की मदद करो तो शायद हमारे देश में कोई भूखा सो पाएगा। तुम्हें तो अपने अमीर होने का घमंड ही बहुत है। तुम लोगों को लगता है अगर तुम किसी को कुछ दोगी तो वह तुमसे चला जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं कि दूसरों की मदद कर कर कितनी खुशी मिलती है, आत्मा को कितना सुकून मिलता है। नहीं नहीं, हमें ऐसा सुकून नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारी धन दौलत कम हो जाए। हमें अपनी धन दौलत से बहुत प्यार है, हमें तेरी तरह गरीब नहीं होना। ऐसा कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन माया दूसरों की मदद करना बंद नहीं करती, चाहे उसका कोई भी कितना मजाक क्यों ना उड़ाए। एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कहती हैं कि 1 हफ्ते बाद स्कूल से बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन माया उदास हो जाती है। तभी टीचर माया से कहती हैं, माया तुम हमारे साथ पिकनिक पर नहीं जाओगी? सब बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं और तुम इतनी उदास। तुम्हें पता है गांव के बाहर जो पहाड़ी है उसके पीछे वाला जंगल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हम वहां जा रहे हैं, सब बहुत एंजॉय करेंगे। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। क्या टीचर, आप भी किससे कह रही हैं? वह गरीब और फटीचर है, आपको पता नहीं इसके माता पिता स्कूल की फीस भी किस्तों में जमा करते हैं। पिकनिक पर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो इसके माता पिता के पास नहीं है। क्यों माया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सपना, क्लास के अंदर बैठकर तुम कैसी बातें कर रही हो? क्लास में कोई भी बच्चे अमीर और गरीब नहीं होते और आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह से बात करते हुए ना देखूं। ऐसा कहकर टीचर सपना को बहुत डांटती हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सपना अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, हमारे स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। 5000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मुझे पता है आपके पास 5000 रुपए नहीं होंगे, इसलिए मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। यह सोच सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। मेरी गुड़िया रानी, तुम बहुत समझदार हो और बहुत अच्छी भी। तुम कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करती। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर हम तो धन्य ही हो गए। लेकिन इस बार तुम पिकनिक पर जरूर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को आज ही सैलरी मिली है, इसलिए तुम पिकनिक पर जा सकती हो। अपनी माँ की बातें सुनकर माया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और सभी बच्चे पिकनिक पर चले जाते हैं। सब बच्चे और माया वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। शाम हो जाने के बाद सभी बच्चों का जाने का समय हो जाता है। सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं, लेकिन सपना और माया जंगल में कहीं गुम जाती हैं। टीचर दोनों को बहुत ढूंढती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सपना और माया एक मायावी जंगल में फंस जाती हैं। वहाँ उन दोनों को 2 जादुई रास्ते नजर आते हैं।
एक रास्ता सोने का था और दूसरा रास्ता चांदी का था। दोनों दुविधा में फंस जाती हैं कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तभी माया सपना से कहती है, सपना, हमारे माता पिता और टीचर हमारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। हमारे सामने सोने चांदी के रास्ते हैं और समझ नहीं आ रहा हम बाहर कैसे जाएंगे। माया ऐसा कह ही रही थी, तभी दोनों जादुई सोने चांदी के रास्ते पर एक जादूगरनी आ जाती है और वह सपना और माया से कहती है, तुम दोनों का मेरे मायावी जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे सामने दो जादुई सोने चांदी के रास्ते हैं। चांदी के रास्ते पर तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएगी, जिससे तुम्हें जिंदगी जीने में आसानी होगी। लेकिन तुम्हें उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करनी होगी और तुम्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सोने वाले रास्ते पर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम दोनों के हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो, धन दौलत या फिर ज्ञान की बातें। जादूगरनी, ज्ञान की बातें कौन चुनता है, और मैं उस बुढ़िया की सेवा क्यों करूंगी और वहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैं तो सोने का जादुई रास्ता चुनती हूँ। मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए और मेरे पास पहले ही बहुत सारी धन दौलत है और जादुई सोने के रास्ते पर जाकर और भी ज्यादा धन दौलत मिल जाएगी, जिसकी वजह से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। जादूगरनी जी, मैं तो जादुई चांदी वाला रास्ता चुनती हूँ और मैं उन बूढ़ी अम्मा से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगी और मैं उन बूढ़ी अम्मा की सेवा भी करना चाहती हूँ और उनकी सेवा कर पुण्य कमाऊंगी। जादूगरनी जी, आपको पता है मुझे हमेशा मेरे माता पिता ने सिखाया है कि कभी भी धन दौलत का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हम ज्ञान से भी धन दौलत कमा सकते हैं और अपनों से बड़ों की सेवा कर पुण्य मिलता है। इसलिए मैं तो उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर पुण्य कमाऊंगी। इसलिए मैं जादुई चांदी वाले रास्ते पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर जा सकती हो। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर चली जाती हैं। तभी माया को जादुई चांदी वाले रास्ते पर वह बूढ़ी औरत मिलती है और वह माया से कहती है, बेटा, मैं इतने सालों से किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई तो आए जो जादुई चांदी वाला रास्ता चुने, लेकिन किसी ने भी आज तक जादुई चांदी वाला रास्ता नहीं चुना। तुम पहली लड़की हो जो ज्ञान की बातें और मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ जो भी मायावी जंगल में आता है वह सब जादुई सोने वाला रास्ता चुनते हैं और वह धन दौलत के लालच में उस रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें जादुई चांदी वाले रास्ते से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी दूंगी और तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताऊंगी, जिसकी मदद से तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने की शक्ति मिलेगी और तुम ज्ञान से और लोगों की भी मदद करना। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत माया को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती हैं और उसे बहुत सारी धन दौलत भी देती हैं। ज्ञान और धन दौलत पाकर माया बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने वाले रास्ते पर चलकर धन दौलत की तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल सपना से कहती है, तुमने जादुई सोने का रास्ता चुना है, तुमने धन दौलत का लालच किया है। तुम्हें पता होना चाहिए लालच बुरी बला होती है और तुम अपने लालच में बुरी तरह से फंस चुकी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कैद किया जाता है। अब तुम मेरी कैद से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर सपना चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। वह अपनी सारी धन दौलत भी चुड़ैल को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चुड़ैल सपना को अपने कैद में कर लेती है। सपना को अपनी कैद से बाहर नहीं जाने देती। सपना को उसके लालच का फल मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ
माया को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है। माया ने धन दौलत का लालच नहीं किया था, उसने ज्ञान और बूढ़ी औरत की सेवा चुनी थी, जिसकी वजह से आज माया चांदी चांदी वाले रास्ते की धन दौलत की वजह से अपने साथ साथ और अनाथ बच्चों की जिंदगियों में भी खुशियाँ लेकर आती है और खुद भी अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं।
और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है। मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी। लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है। और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चली जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना लूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना
अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक यह सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले। मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी, इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतनी सारी धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।